घड़ी पहनी है, ये अंगूठी पहनी है और ये कड़ा पहना है। इन तीनों में से किस में वो राज छुपा है कि आपने उमर को रोक के रखा हुआ है? बांद्रा में पाली नाका पे एक चूरन की दुकान, वहाँ से एक चूरन मिलता है, उसको जो भी लेके खा लेता है उसको ठीक ठाक हो जाए। कई लोग तो कहते हैं बालाकोट में एयरफोर्स गई और जंगल में बम वम पटक के चली आई और कुछ हुआ ही नहीं था। पढ़ के आई वॉज माई सेल्फ शॉक्ड। लोगों को ये भी नहीं पता कि कितनी बड़ी वॉर वो होने से बची। माचिस के लिए आपको कितनी फीस मिली थी? आई थिंक इट वॉज समवेयर अराउंड। इसको फिल्म मिल गई ना तो अभी तो ये एकदम करोड़पति हो गया। ऐसा सबके साथ नहीं होता है। ऐसा बड़ा नहीं होता है जैसा लोग सोचते हैं। घबराहट हुई कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय इनके साथ आपको एक्टिंग कर? सर गलती हो गई हमसे। ये बड़े स्टार्स जितने बड़े दिखते हैं वो रियल लाइफ में भी इतने बड़े व्यक्तित्व होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं। इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो करियर बनाते या बिगाड़ते हैं, ऐसा भी होता है। सुशांत सिंह राजपूत जिनको लोग नहीं भूल पाते हैं। We want privacy. They've just shut it up over there. एक मूवी जिसको करने का आपको रिग्रेट है, एक नेता जिस पर कभी कोई बायोग्राफी बने तो आपका दिल है कि यार ये रोल तो मैं करूं। लेकिन बॉलीवुड में बहुत सारी बॉडी मैंने सुना इंजेक्शन लेके भी बनती है। इनका एक वीडियो बना, आप पेंट करने की एक्टिंग कीजिए, इनका एक वीडियो बनाओ और भेज देंगे। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। हमारा प्रयास किसी भी विषय को, किसी भी चीज़ को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखना, यानी थोड़ा ऊपर से देखना, जहाँ से चीज़ें थोड़ी वृहत नज़र आती हैं, थोड़ी ज़्यादा नज़र आती हैं और चीज़ों को समझने में आसानी होती है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, लेकिन चर्चित भी बहुत हैं, पॉपुलर भी बहुत हैं। और इस वक्त जो वो एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, वेब सीरीज़, उसकी बड़ी चर्चा है, क्योंकि इधर चुनाव चल रहे हैं और उधर बीच में ही पुलवामा और बालाकोट दोनों की चर्चा फिर से शुरू होने जा रही है। इस सीरीज़ के बाद रणनीति लेकर आ रहे हैं हमारे साथ जिमी शेरगिल मौजूद है। जिमी भाई, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो ये घड़ी पहनी है, ये अंगूठी पहनी है और ये कड़ा पहना है, इन तीनों में से किस में वो राज छुपा है कि आपने उमर को रोक के रखा हुआ है? मैं हमेशा कहता हूँ कि बांद्रा में पाली नाका पे एक चूरन की दुकान है, वहाँ से एक चूरन मिलता है, उसको जो भी लेके खा लेता है उसको ठीक ठाक हो जाए। तो अगर आपको भी ऐसा है तो वहाँ ज़रूर जाइए, मैं नंबर दे दूंगा उनका, चूरन खाइए। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन लोग को। आई थिंक लॉट ऑफ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड apart from the work that you do. उस पर थोड़ा आगे बात करूंगा। फिलहाल जो अभी आपने हार्ड वर्क किया है एक वेब सीरीज पे जो कि जियो सिनेमा पे आ रही है, रणनीति। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर सीआरपीएफ की टीम पर एक आतंकी हमला हुआ है। ये एक नया रण है और इसे जीतने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। We need something to hit them directly and to hit them now. और टाइमिंग बड़ी उसकी ख़ास है क्योंकि इधर इलेक्शन चल रहे हैं और उधर बालाकोट और पुलवामा की फिर से उसमें बात है। तो ये अचानक से आप लोग इसको लेकर आए हैं, सवाल तो उठेंगे कि आपका कुछ एजेंडा तो नहीं? एक्चुअली क्या है ना कि इसकी डेट जो हम लोगों ने ओरिजिनली सोची थी वाज 15th of August लास्ट ईयर। अच्छा। बट इसमें एक इशू ये आया कि इट इज़ फुल ऑफ अ लॉट ऑफ विजुअल इफ़ेक्ट्स, और उसमें एक तो हमारे डायरेक्टर थोड़े से बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, परफेक्शनिस्ट टाइप के हैं। उसके अलावा आई थिंक द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो हैड दिस थिंग कि compromise नहीं करना है, because they have actually gone ahead and spent a lot of money on this show, because this kind of a show required that kind of mounting. इसमें ज़रूरत थी कि मतलब उस टाइप की माउंटिंग इसको दी जाए। तो इसलिए आप देखेंगे कि rather than वो अपना जो है वो क्रिएट किए हुए टैंक्स या कुछ की जगह पे ओरिजिनल, अच्छा, ओरिजिनल weaponry like that kind of situation has been used. बिकॉज एक प्रोजेक्शन जब आप अपनी फोर्सेस की करते हैं, अपनी कंट्री करते हैं, तो वो उसमें
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एंड आई थिंक दैट वाज द आइडिया कि कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और वो स्पेशल इफेक्ट्स ने बहुत टाइम लिया, एंड तो इट ये- इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। आप कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स वाली चीज़ देखो, सालों साल निकल जाते हैं उनको कंप्लीट होने में, बिकॉज अगर आपको अच्छे तरीके से करना है तो इट टेक्स। तो यानी चुनाव से जुड़ा हुआ कुछ था नहीं, वो इत्तेफाकन तो टाइमिंग अब चले बना होते हो देते गई। लोग, चलो उससे शायद हमारे लिए ही अच्छा हो। थोड़ा चर्चित हो गई है तो शायद उस वजह से भी बहुत सारे लोग देख लें, बट ये एक रणनीति में ऐसा वैसे है क्या, क्योंकि बालाकोट की वैसे तो इस देश में बहुत चर्चा हुई है, और मैं जो भी ट्रेलर देख रहा है बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि इंगेजिंग ट्रेलर लग रहा है और लोग देखना चाहेंगे। और उसकी एक लाइन भी है, द स्टोरी यू नो द वॉर यू डोंट, मतलब जो युद्ध है वो नहीं जानते लोग। ऐसा कौन सा युद्ध था? कई लोग तो कहते हैं बालाकोट में एयरफोर्स गई और जंगल में बम वम पटक के चली आई और कुछ हुआ ही नहीं था। देखिए, उस टाइम पे जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी ऑलमोस्ट 2 साल पहले, तो मेरे दिमाग में भी बस उतना ही था जितना न्यूज़ चैनल पे दिखाया गया था, कि एक पुलवामा हुआ और उसके कुछ दिनों बाद एक अटैक हुआ, और दैट वाज इट, बालाकोट पे। मगर वो मुद्दा कितना बड़ा था, उसके बीच में क्या क्या हुआ, कौन से लोग थे जो ऑलवेज बिहाइंड द सीन होते हैं, जो स्ट्रैटेजाइज करते हैं, जो सारा कुछ करते हैं, उनके चेहरे कभी सामने नहीं आते। वो आपके लिए एक जंग जीत जाते हैं, वो आपके लिए कितनी जानें बचाते हैं, चाहे वो सिविलियन जानें हों, चाहे वो सोल्जर्स की हों, चाहे वो वॉर को अवॉइड करते हैं, सब कुछ करते हैं, जंग आपको जिताते हैं, और फिर वो एक क्राउड में गायब हो जाते हैं, उनके बारे में किसी को पता ही नहीं होता। तो ये अनसंग हीरोज़ जो हैं, ये जो बिहाइंड द सीन्स हैं, जिन्होंने सारा कुछ स्ट्रैटेजाइज किया, जो सारा कुछ हुआ, ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली क्या था और किस तरीके से, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि कितनी बड़ी वॉर जो है वो होने से बची। अच्छा। उस पे सारा खेल है सारा, और वो जो प्रोजेक्शन होती है आपकी, जिसने आपके देश को आज शायद इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग स्टैंडर्ड पे खड़ा कर दिया है, एक अलग सुपर पावर पे खड़ा कर दिया है। आपका रोल क्या है इसमें? मेरा एक एजेंट का रोल है, बहुत अच्छे तरीके से इसे, बिकॉज क्या होता है कि ऐसी सीरीज में व्हेन यू हैव टू पुट इन फिक्शनल कैरेक्टर्स, बिकॉज आप उन बंदों के नाम ना तो आपको पता होते हैं, ना वो कभी आपको मिलेंगे, क्योंकि वो सब कुछ टॉप सीक्रेट होता है। तो some characters have to be designed which are an amalgamation of quite a few characters. ये याद है 2.5 महीने लगे हम लोग को ये लुक जो फाइनली हमने क्रैक की है इस सीरीज़ में, उसको करने के लिए 2.5 महीनों के बाद इन्होंने ओके किया मेरे। 2.5 महीने? 2.5 महीने। सो एवरी वीक, एवरी 8 days एक लुक टेस्ट, कभी दाढ़ी के साथ, कभी किसके साथ, कि ये कश्यप सिन्हा जो हैं ये कैसे। अच्छा, आपका नाम कश्यप सिन्हा है? कश्यप सिन्हा, मैन विद 2 surnames। तो और ये जो बाकी के आपके साथी हैं, लारा दत्ता, आशुतोष राणा, इन लोगों के साथ काम करने का अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मुझे तो याद है, मैं पढ़ने के बाद जब मैंने हाँ बोली, और उसके बाद जब मैंने शूटिंग स्टार्ट करी, पहले दिन मैं अपना रेडी होके जा रहा था अपनी वैन की तरफ, और डायरेक्टर बाहर खड़े हुए थे। फिर मैं तो देखा करता था, और मैं यूज्ड टू जस्ट लुक एट हिम एंड आई यूज्ड टू से गॉड ब्लेस यू, एंड आई यूज्ड टू वॉक ऑफ। फिर आते हुए फिर मैं उसकी तरफ, और दिख जाते थे कहीं रास्ते में, तो क्या हो रहा है सर, मैं बस फ़ोन कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, गॉड ब्लेस यू, मैं करके निकल जाता था कि यार अभी तो शुरुआत है, कैसे बनाएगा ये तो पहाड़ जो ले लिया सर के ऊपर, हाउ इज इट गोना दिस थिंग। बट देन व्हेन वी सॉ इट, इट जस्ट सी इट ऑल come together, it feels और क्योंकि ऐसी कहानी में कुछ ऊपर नीचे का स्कोप नहीं है, ऊपर नीचे बहुत क्रिटिकली लोग देखते हैं, और उसमें आप कोई गलती भी बस नहीं इसमें यही होता है कि अगर आप इसमें से इन कैरेक्टर्स को निकाल देंगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। ये फिक्टिशियस कैरेक्टर्स के आने से आपको एक माहौल मिल जाता है। मुझे लगता है ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है दर्शक भी बहुत एंजॉय करने वाले, पसंद जेन्युइनली करने। होप सो, बिकॉज फिर ऐसी चीज़ें और बनेंगी, फिर ऐसे लोग। नहीं, और ये चीज़ें लोगों को पता लगनी भी चाहिए कि भाई क्या है ना जिमी भाई, मैं एक चीज़ कहूँ एज अ जर्नलिस्ट, कि 2014 के पहले एक दौर था जब बहुत ब्लास्ट होते थे, कभी ट्रेन में ब्लास्ट हो गया, कभी इधर टेररिस्ट अटैक हो गया,
ऐसी चीज़ें कॉमन हो गई थी। हम दिल्ली में कहीं जाओ तो ऐसे स्पीकर बजता रहता था कि कोई लावारिस सामान दिखे तो सूचित करें, जी, जी, इस जी। तरह की चीज़ें। पिछले 10 साल में लोग ध्यान नहीं देते, पर वो टेररिस्ट अटैक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए या एक जम्मू कश्मीर तक रुके हुए हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब उसमें लोग ये नहीं सोचते कि कितना बड़ा काम पर्दे के पीछे चल रहा है। वो स्लीपर सेल्स को ख़त्म करना, वो जो आईईडी ब्लास्ट का सामान आ जाता था उसको ख़त्म करना, वो नेटवर्क तोड़ना, पाकिस्तान से पैसा आता था उसको रोकना, ये सब पर्दे के पीछे हुआ है जी, जी, जी। और उसकी कभी चर्चा नहीं होती। अब नॉर्मल हो गया कि हम सेफ हैं। हमसे पहले था कि नॉर्मल हो गया था कि भाई 2-4 महीने में कहीं ब्लास्ट हो गया तो लोगों को लगता था ब्लास्ट हो ही गया। तो ये कहानियां सामने आना बहुत ज़रूरी है कि बहुत कितने ज़रूरी है, सारे बहुत लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हम चैन से सो सकें, सही हम बात। सुरक्षित रह सकें। Correct. वैसे इसमें एक लाइन है, द स्टोरी यू नो द वॉर यू डोंट। ये थोड़ी आपकी लाइफ पे भी सेट होती है। आपकी थोड़ी बहुत स्टोरी तो लोग जानते हैं, लेकिन आपका जो वॉर है, जो स्ट्रगल है उतना लोग नहीं जानते कि गोरखपुर में पैदा हुए, पंजाब में पले बड़े और फिर मुंबई में इतनी शानदार फिल्में करने लग गए आप। ये जर्नी कैसी आपकी कैसी रही? आपका स्ट्रगल कैसा रहा? आपका वॉर कैसा रहा? नहीं, आई थिंक स्ट्रगल तो आज तक चल रही है, बट पहले कभी सोचा नहीं था कि हम जब स्कूल में थे, उसके बाद कॉलेज में भी थे, मैंने स्कूल में थिएटर किया है, डिबेट्स, डेक्लेमेशन, पर उस वक्त भी कभी नहीं सोचा था कि मैं फिल्मों में जाऊंगा। बस कुछ कॉलेज के बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमारे भाई साहब ने कहा कि यार एक बार तुम करके, वो एक्चुअली उनके दिमाग में कैसे आया होगा वो ये था कि मैं जब हम लोग फैमिली गेट टुगेदर्स होते थे और शादियाँ और ये वो, उसके अंदर मैं थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट फैक्टर हुआ करता था उन लोगों के लिए। थोड़ा गाने सुना देना, कुछ डांस करके दिखा देना और कोई डायलॉग सुना देने, कुछ कर देने, तो वो कहीं उनके जहन में बैठ गया था कि इसको। तो वो बहुत टाइम से थे कि यार तुम जाओ बॉम्बे, एक एक्टिंग का कोर्स करके आओ। शायद उनको लगा टाइम, कुछ 6-8 महीने लगे उनको कि मुझे कन्विंस करें, बट मैंने भी एंड में सोचा, मैंने कहा बॉम्बे गया नहीं हूँ कभी, देख के ही आ जाता हूँ, एक्टिंग तो अपने से क्या। फिर मैं फाइनली बॉम्बे गया, मैंने रोशन तनेजा साहब को ज्वाइन किया, वापस नहीं आया फिर उसके बाद। ये कौन से साल की बात है? ये है 92 की बात। 92 की बात। फिर आपको माचिस कैसे मिली? माचिस के लिए क्या, मैं तनेजा साहब के पास क्लासेस कर रहा था और 1.5 साल मैंने अपनी क्लासेस की वहाँ पे, और फिर अचानक से एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनके पास मैं अपना वीकेंड बिताने जाया करता था टाउन में, तो उनके पास एक बार डिनर कर रहा था, तो उन्होंने वो किसी को जानते थे जो गुलजार साहब को जानते थे, और उन्होंने कुछ ऐसा मेंशन किया कि गुलजार साहब एक फिल्म बना रहे हैं, आपस में कुछ वो बात कर रहे थे, तो अचानक से मैंने वो पिक कर लिया और मैंने कहा मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वो करना चाहता हूँ, तो अगर आप कैसे भी इनसे बोल। अच्छा, तो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बनना था? नहीं, मुझे ये पता था कि यार ब्रेक कौन देने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है इतनी जल्दी। तो पहले क्योंकि हम वहाँ लोग से को entry एक करो। हवा बन जाती है ना, जब आप वहाँ पर होते हो तो एक बात होती है, एक सब कुछ होता है। तो उस ज़माने में ये हुआ करता था कि 7 साल से पहले किसी को कोई ब्रेक नहीं मिला है, और वो सेट एग्जाम्पल्स भी हुआ करते थे कि अरे सो एंड सो को भी देख लो, अरे उसको भी देख लो, अरे उसका तो कनेक्शन था तब भी 7 साल तक उसको ब्रेक नहीं मिली, 7 साल के बाद फिर उसकी फिल्म आई। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुआ करते थे। तो आपको मुंबई आए हुए कितना टाइम हुआ था तब? वही 1.5-2 साल। 1.5-2 साल। मैं मेरा कोर्स जो है वो तो 1.5 साल में ऑलमोस्ट ओवर था, बट तनेजा साहब वाज काइंड इनफ टू से कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, क्लास में आ जाया करो यार, अच्छा। एंड हेल्प मी आउट। एंड तो मैं एक तरीके से बस वहाँ बैठता था और लोगों के साथ इम्प्रोवाइजेशंस करता था, सब कुछ करता था, और मुझे मज़ा आता था वो करने में। एंड बस फिर नहीं, तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ट्राई कर रहे थे, आप एक्टर कैसे बने फिर? हाँ, यही सवाल जो है गुलजार साहब ने मुझसे पूछा था जब मैं फाइनली, मेरी मीटिंग उनके साथ सेट करा दी गई बाय दोज पीपल, आई वेंट टू मीट हिम, और वहाँ पर यही बातें होनी शुरू हुई। तो फिर उन्होंने यही बोला कि यार तुम एक्ट करते क्या हो? मैंने कहा जी मैं एक्टिंग क्लासेस कर, एक्टिंग करते हो तो डायरेक्शन में क्यों आना चाहते हो? मैंने कहा यहाँ पर बोला गया है कि
5-7 साल से पहले कोई किसी को ब्रेक ही नहीं देता हूँ। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बार वापस चला गया, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ बॉम्बे वापस आ पाऊँगा या नहीं। बहुत सारे सिनारियोज हो जाते हैं, कई बार घर वाले शायद ये फील करते हों कि अरे यार अभी गए थे, कुछ हुआ है तो है नहीं, आ जाओ वापस, अब ये करो वो करो एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा मैं फंस जाऊँगा वहाँ जाके। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, बाहर जाके पढ़ लो। एंड आई रिमेंबर रीडिंग दैट स्क्रिप्ट। उनके असिस्टेंट थे जो ट्रांसलेट कर रहे थे, उन्होंने, गुलदार साहब उर्दू में लिखते थे, एंड अहमद भाई वो उसको ट्रांसलेट करते थे, उनके असिस्टेंट भी थे। तो उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट दी, वहीं पे बैठ के ऑफिस में ही पढ़ी, और फिर अगले दिन या उसके अगले दिन मीटिंग उनके साथ हुई, तो उन्होंने डिस्कशन किया कि कैसी लगी स्क्रिप्ट। मैं बहुत रोया था स्क्रिप्ट को पढ़ के, बिकॉज मैं जानता था लोगों को जो उस दौर से गुजरे थे। एंड तो वो डिस्कशन हुआ, फिर उन्होंने पूछा कि कौन सा रोल जो है वो तुमको अच्छा लगा। तो चंद्रचूड़ को मैं पहले से दिल्ली से जानता था, कॉमन फ्रेंड्स उनकी वजह से, तो मुझे पता था चंद्रचूड़ ये रोल कर रहे हैं, तब्बू ये रोल कर रही हैं, सब पता लग गया था, ओम जी ये सब। मैं कहा ये सब रोल बहुत, यानी अगर तुमको कोई रोल करना पड़े तो, मैंने कहा मैंने अगर रोल करना, मुझे अगर करना पड़े तो वो जो दूसरे बॉयज़ हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करो। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सारे ही बहुत अच्छे रोल थे, मैं कैसे चूज़ करूँ। तो मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जिमी का रोल है वो। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरा पेट नेम ही जिमी है, इसलिए। तो हंसने लगे, अच्छा बिकॉज आई मेट हिम एज जसजीत शेरगिल, मैं रियली। तो माचिस में अच्छा, क्रेडिट्स में मेरा नाम जसजीत शेरगिल ही आता है। अच्छा। हाँ, तो वही था। एंड बस फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब अपनी दाढ़ी उगा लो और बाल लंबे कर लो, यू आर डूइंग द। तो आपको उस वक्त अपनी किस्मत पे यकीन हो रहा था कि एक तो लोगों को 7 साल लगते हैं, आपको 1.5-2 साल में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम आप सोच रहे थे शुरू करूं, आपको एक्टर का काम मिल गया, आपको ये भी ऑफर हो रहा है कि तुम अपना रोल खुद ही चूज कर लो कि तुम करना क्या चाहते हो। बहुत बातें सुननी पड़ी थी उसके बाद, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, अरे पागल हो गए हो क्या यार, छोटा सा रोल कर रहे हो तुम पिक्चर में, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, वेट फॉर योर टाइम टू कम, ये वो। मैं एक कान से लेता था दूसरे से निकाल देता था, क्योंकि मुझे ये था कि यार मैं ना इन सब चीज़ों से ज़्यादा मैं ऑन लोकेशन, ऑन द सेट सीखना चाहता हूँ, सिनेमा को समझना चाहता हूँ कि किस तरीके से क्या होता है, दैट व्हाटएवर। एक्टिंग कोर्स तो मैंने कर लिया है, बट जब तक मैं रियल सेट पे जाके वो नहीं करूँगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी दिस थिंग। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। I just followed my heart and I did that role. अब माचिस रिलीज हुई, गजब का रिस्पॉन्स हुआ, कमर्शियली भी ब्लॉकबस्टर हो गई, गाने इतने हिट हुए, चप्पा चप्पा गाने चप्पा इतने हिट हो गए। और इनिशियली रिलीज से पहले लोग उसको आर्ट फिल्म और उस टाइप का बोल रहे थे, और उसी फिल्म को नेशनल अवार्ड फॉर प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट मिलता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस दिस थिंग इट कलेक्टेड। क्रेजी। साउथ में भी इतने देर चली वो पिक्चर, मतलब इट वाज इनसेन। मतलब वो मेनिया जो उस टाइम पे आया था, माचिस का एक ट्रक भर भर के लोग जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, उस टाइप का माहौल बना। बट मैंने अपनी दाढ़ी थोड़ी शेव कर दी थी, तो मुझे को पहचानते नहीं। मुझे अब फ़ोन आया करते थे कि आइए मिलिए, सो एंड सो पिक्चर बन रही है, डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं जाता हूँ, वहाँ बैठा रहता, मेरे को पूछता ही नहीं। फिर वो बोलते वो यस, तो मैं बोलता अच्छा वो ज़माना भी वो नॉर्मल फ़ोन वाला था, वैसा वाला। मैं मुझे बुलाया गया है, मैं माचिस में ये वो। अरे 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 अच्छा यू डिड इट। अरे नहीं यार, हम लोग को तो वही चाहिए था, वो लंबे बाल वही दाढ़ी। तो वहाँ से मुझे पता लग गया था कि यहाँ टाइप कास्टिंग तो दबा के होने वाली है। दबा के होने वाली है। सो
तो उसी पे पूरी ज़िंदगी जी है, तो हमेशा तोड़ने की कोशिश की है कि कुछ नया आया तो उससे एक नहीं और आपने हर reinvent- बार तोड़ा भी है। जिमी भाई, मैं जो यंग लोग हैं उनके लिए अगर पूछूं और अगर आप जवाब देना चाहें तो आपको याद है माचिस के लिए आपको कितनी फीस मिली थी? I think it was somewhere around 20 समथिंग, और ऐसा ऐसा ही कोई फिगर था मेरे पास, 20,000? कहीं लिखा 20,000 के आसपास, ऐसा ही कुछ था। पहला काम आपको 20,000 का मिला था? ऐसा सही कुछ फिर था। उससे आपके आगे का स्ट्रगल चल गया? फिर उससे आपके आगे का स्ट्रगल नहीं, चल मैं गया? कहीं ना कहीं लकी था कि मेरे को मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही थी, और मतलब उस हिसाब से आई वाज नॉट गोइंग टू बी डूइंग फिल्म्स बिकॉज ऑफ द मनी फैक्टर, बट अंदर से तो आदमी सड़ रहा होता है। उसको ये होता है कि यार मैं कब तक अपने घर वालों से पैसे लेता रहूँगा, कब तक मैं वो करता रहूँगा, हर इंसान के अंदर। आपने घर वालों से कब तक पैसे लिए, याद है? मेरे, अगर सच्चाई बोलूं आपको तो आई थिंक चला होगा टिल आई गॉट मोहब्बतें। हाँ बताइए। मोहब्बतें जब आई तो फिर धीरे धीरे करके मैंने कम किया उनसे पैसे लेना, बट आई थिंक तब तक तो मैंने लिए। अच्छा, लोग ऐसा सोचते हैं इसको फिल्म मिल गई ना तो अभी तो ये एकदम करोड़पति हो गया। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, या मतलब ज़्यादातर के साथ नहीं होता। 3 4 6 अच्छी फिल्में कर लीजिए आप, बड़ी फिल्में, तब शायद आपका बैंक बैलेंस थोड़ा सुधरता है। हाँ, मतलब आपकी, अब वही चीज़ है कि डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं। हम अगर आज एक स्टैंडर्ड पे हैं तो उसके पीछे 30 साल हैं, मगर कई बार क्या होता है कि आपकी एक फिल्म आई, वो चली, दूसरी आई, वो भी चली, तीसरी आई, चौथी आई, वो धड़ धड़ चल गई, तो आप डायरेक्टली उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पर आपको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। फिर आप जो भी चार्ज कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट ऐसा बड़ा नहीं होता है जैसा लोग सोचते हैं कि मतलब ऐसा। दैट ओनली हैपेंस ऑन अ वेरी वेरी हायर लेवल, वेरी वेरी वेयर यू आर द सोल बॉक्स ऑफिस रूलर इज व्हेन यू कैन से दैट तब आप बताते हो मुझे इतना पैसा चाहिए। हाँ, मतलब तब आपका लेवल अलग होता है। आपको मोहब्बतें कैसे मिली हो, वो याद है आपको? मोहब्बतें की काफ़ी बड़ा अच्छा किस्सा है, क्योंकि मोहब्बतें में जब ये कास्टिंग उनकी सब हो रही थी तो न्यूज़पेपर में बहुत आया करता था कि आदित्य चोपड़ा मेकिंग his next film with Mr. Bachchan and SRK, and and these are the people who are whatever. तो बीच बीच में कहीं ये भी आ जाता था कि एक और चेहरे की तलाश है। अब मैं सोचा करता था यार कि मैं यही क्या, फिर मैं सो जाता था, कोई मेरा कोई कनेक्ट नहीं था। एक हमारे कोई आंटी थे, उनका कहीं कोई कनेक्ट था, झिझकते झिझकते उनको भी किया फोन कि कुछ ऐसा हो सकता है, क्या है, एंड ऑल दैट। बट जब तक वो किया, उससे आई थिंक जस्ट पहले एक कॉल आ चुका था उनके ऑफिस से, YRF से, और मैंने अपने आप को इतना कोसा, मैंने कहा मैं कल ही दिल्ली आया हूँ यार, मैं बॉम्बे नहीं हो सकता था, मैं जाके आज मिल लेता। अब बीच में आ गया था सैटरडे संडे, तो मुझे मंडे तक का वेट करना था। तो मैं तो सबसे पहले अपनी संडे की वापसी की टिकट बुक कराई। मैंने कहा यार पहुँचना है टाइम पे, मंडे मॉर्निंग पहुँच जाऊँ ताकि मैं, और फाइनली मैं वहाँ गया। निखिल अडवाणी आज वो भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ही वॉज द एसोसिएट एंड एवरीथिंग ऑन, वो और तरुण थे मोहब्बतें में आदि के साथ। सो उनके साथ मेरी बातें शुरू हुई। अब रोज़ मैं जाता, रोज़ अलग अलग टाइप की चीज़ें होती, कभी कपड़ों को लेके, कभी कुछ, कभी रीडिंग्स, कभी कुछ सीन्स का कुछ, कभी कुछ करना, और ये चलता गया कुछ 10-12 दिन। अच्छा, और आपको कंफर्म नहीं कि रोल मिल रहा है? अब मुझे पता है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, बट आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मैं पूरे अपना जोर लगा रहा हूँ कि यार जो भी है
हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब किसी को आप बता भी नहीं सकते हो, क्या बोलोगे? अब आप आज बोल दोगे अरे मैं कुछ कर रहा हूँ, शायद इधर आ रहा हूँ, कल को नहीं हुआ तो बोलेंगे क्या? किसी को नहीं बताया मैंने, और मैं बस रोज़ जाता रहा, रोज़ वो टेस्ट होते रहे, सब कुछ था, ये है वो है। फाइनली एक दिन मुझे निखिल ने बोला कि आई थिंक यू आर डूइंग इट, आई थिंक आदि इज गोना कॉल यू नाउ टू हिज ऑफिस, जो कि बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग में था, और वो आपको बुलाएंगे और वो आपसे मिलेंगे। मैंने कहा वो क्या पूछेंगे भाई? सो एनीवेज फाइनली मेट आदि, एंड उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा था, मैंने माचिस भी देखी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था काम। ऑब्वियसली उसमें लोग को सब अलग थी, और उसके बाद टाइमिंग तुम्हारी ऐसी हुई कि तुम्हारा एक ये वीडियो जो है मेघना गुलजार ने वो डायरेक्ट किया था, गुलजार साहब ने लिखा था, जगजीत जी का गाया हुआ था, वो रिलीज़ हुआ था शाम से आँख में नमी सी है। वो कहीं देखा था उन्होंने और उन्होंने कहा कि बस, मैंने इमीडिएटली बोला कि इसको बुलाओ, वी नीड टू दिस थिंग। तो इस तरीके से जो है वो मोहब्बतें की जो है कहानी हुई थी, और मैं हर रोज़ सोचता था कि यार अब ये लोग ना बोल दें कि यार नहीं इट्स नॉट वर्किंग आउट, और जब चीज़ बार बार चल रही होती है तो आपको ऐसा ही लग रहा होता है कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, दे आर ट्राइंग, यू नो व्हाट आई मीन, बट इट्स नॉट वर्किंग, आई थिंक आई एम नॉट वर्किंग फॉर देम। फिर आदि ने जब बोला कि वी वर प्रीटी क्लियर दैट वी वांटेड। आपका पहला तो एक ये था कि भाई फिल्म मिल रही है, मोहब्बतें नहीं मिल रही है, उसके बाद आपको ये घबराहट हुई कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय इनके साथ आपको एक्टिंग करनी? नहीं, उस चीज़ की तो खुशी थी। थी। मतलब ऐसा तो कुछ था नहीं कि हम उनके सामने खड़े होके कुछ ऐसा कुछ बवाल करने वाले हैं। हमें तो एक्सप्रेशंस ही देने थे कि सर गलती हो गई हमसे, वो जो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई थिंक हम लोग बस वो डायलॉग्स बोल रहे होते थे स्टेज पे खड़े होके, हम ऐसे उनको देख रहे होते थे, और इसी में पूरी शूटिंग हमारी निकल गई। आपको पहला दिन याद है जब आप अमिताभ बच्चन से मिले, शाहरुख खान से मिले, पहला शूट? अमित अंकल से मैं मिला था जब हवन हो रहा था वहाँ पे, जैसी सारी कास्ट लॉक में, आई वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट लॉक्ड इन मोहब्बतें। तो ये लोग 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे थे, उदय, जुगल एंड ऑल द 3 गर्ल्स। तो वो एक लड़का उनका फाइनल नहीं हो पा रहा था, तो वो शायद मेरे नसीब में लिखा हुआ था रोल, तो वो मेरे पास आया, तो मैं 6 महीने पीछे था इन लोगों से। एंड फिर उसके भी आगे 3 महीने हम लोग की ट्रेनिंग चली, सब कुछ हुआ। और तो बीच में जब मैं भी फाइनल हो गया था तो घर पे हवन रखा था यश अंकल ने, तो वहाँ पे अमित जी मिले, और मुझे याद है कि मैं कहीं गिर गया था और मेरा हाथ पूरा कट गया था, उसमें 55 स्टिचेस आए थे। अरे बाप, तो पट्टी बांधी हुई थी मैंने, और बहुत प्रेशर में था मैं कि अब मैं कोई ट्रेनिंग भी नहीं कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा, हाथ मेरा इंजर्ड है। और हवन के बाद मिस्टर बच्चन से मुझे आदि ने मिलाया कि दिस इज प्लेइंग करण, ओ वेरी नाइस, ये वो यार ये तुम तो बहुत ही गजब की मेथड एक्टिंग कर रहे हो, तुम तो अभी से अपना हाथ कटवाना शुरू कर। तो 1 सेकंड के लिए मैं समझ नहीं पाया था कि यार ये क्या हो रहा है, फिर मैंने रियलाइज़ किया अरे हाँ, वो बार बार गाने में अपना हाथ काट के उसके पास पहुंच जाता है कि पट्टी कर दो। तुम तो यार यानी सेंस ऑफ ह्यूमर भी बच्चन साहब का कमाल, मतलब इट केम लाइक विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ फ्लैश ऑफ अ सेकंड। अरे इतना अच्छा, ये बच्चन साहब का हो गया। उसके बाद शाहरुख खान से पहली बार मिलने का किस्सा? उनसे भी उसी दिन आई थिंक हवन के टाइम पे ही मिला था। वो भी बहुत अच्छे से मिले, आज तक बहुत अच्छे से मिलते हैं। हम लोग के लिए वो सरियल सी दुनिया थी ना उस टाइम पे। आप अचानक से एक सेट पे हो जहाँ पे शाहरुख खान, मिस्टर बच्चन हैं और हम सब यंगस्टर्स हैं, यश अंकल वहाँ बैठे हुए हैं, आदित्य चोपड़ा पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे हैं, जतिन ललित का म्यूज़िक है। मतलब इट वाज लाइक समझ में नहीं आ रहा था, मुझे तो एटलीस्ट समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है।
बट जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और फिल्म मोहब्बतें इतनी चली, एक एक गाना इतना आज शानदार है। तक मेरे 80% ऑफ द फीड ऑन माय सोशल मीडिया इज कमिंग ओनली फॉर मोहब्बतें। जस्ट इमेजिन कि मतलब इतने साल हो गए, 24 साल हो जाएंगे उस पिक्चर को भी, 24-25 साल। तो एक एज अ व्यूअर मैं पूछ रहा हूँ जो दर्शक देखता है, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया हुआ है। ये बड़े स्टार्स जितने बड़े दिखते हैं वो रियल लाइफ में भी इतने बड़े व्यक्तित्व होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं? नहीं, मैंने तो देखे हैं बड़े स्टार्स, मैं तो डिनाई नहीं करूँगा, चाहे वो SRK हों, चाहे वो मिस्टर बच्चन हो, संजू बाबा हो, सलमान हो, अजय देवगन हो। they have those personalities, they have the thing। ऐसा कुछ नहीं है कि बातें भी आप जब उनसे करते हो किस तरीके का क्या होता है, how they carry themselves and everything like that, तो है वो चीज़ लोगों में होती है, तभी आप उस जगह पे होते हो। जैसे संजय दत्त की लोग बहुत तारीफ करते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग इज वेरी गुड। Yeah, he is. He's great fun also to be with. I mean, Baba is उस ज़माने में जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे तो हमारे हिसाब से तो अगर कोई रॉक स्टार था तो वो तो संजू बाबा। He was the guy who got this entire thing of body building and मतलब एक रॉक स्टार की जो अमेरिका से इमेज लंबे आई बाल, हो, लंबे बाल और ये सारा कुछ, उनका पर्सोना और उनके फ़ोटो शूट्स जो हम लोग देखा करते थे वो ओवरकोट्स में और सब कुछ, लाइक ट्रेंड सेटर थे, एक ओजी रॉक स्टार एकदम जो उस ज़माने के एंड ऑल दैट। और उसके बाद ही ये सारे जो हैं ट्रेंड्स आए। तो आपको मुन्ना भाई का कुछ किस्सा याद है संजय दत्त? अरे बहुत किस्से, मुझे तो बहुत मज़ा आता था बिकॉज संजू बाबा लव्स टॉकिंग इन पंजाबी। उनको पंजाबी में बहुत मज़ा आता है बातें करने में, तो मेरे साथ वो पंजाबी में ही बातें करते थे। मतलब 1 की बात कर रहा हूँ मैं, जब पहली वाली हम लोगों ने MBBS की, इतनी बातें, पुराने किस्से, वाइल शूटिंग अदर स्टाफ एंड क्या क्या किस्से, कमाल कमाल के किस्से उनके। जब वो यंग थे तो किस तरीके से अब इंडस्ट्री के बाकी लोग ऑब्वियसली दे वर ऑल हिज अंकल्स बिकॉज डैड के वो थे, चाहे वो राजकुमार साहब हों, चाहे वो धर्म अंकल हों या कोई भी, तो सबके इतने कमाल कमाल के किस्से और हंस हंस के आदमी पागल हो गया। सबसे बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर आपको इंडस्ट्री में जिनके साथ आपने काम किया किसका लगता है? सेंस ऑफ ह्यूमर सबका अलग अलग होता है। आई थिंक अब मैं जैसे रिसेंटली बात करूं तो ये लारा हैं दत्ता, इनका कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, हम लोग इतना इंटेंस सीन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और बहुत इंटेंस सिचुएशन है और थोड़ा सा रायता फैला हुआ है सेट के ऊपर, थोड़ा सा लोग चिल्ला रहे हैं, थोड़ा प्रेशर है, थोड़ा सारा कुछ है और शूटिंग दूसरे या तीसरे दिन की है। और मेरे सीरीज़ में हल्के से वो हेयर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, थोड़े लंबे से बाल हैं और तो सब कुछ होते होते में मेरे बाल ऐसे पकड़ के तो खींच के देख रही हैं कि ये विग तो नहीं है। इट्स नॉट अ विग। मैंने कहा ऑब्वियसली इट्स नॉट अ विग यार, आई मीन व्हाट द हेल। सो अब मेरी हंसी छूट गई और अब मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपनी हंसी की। हमें वीडियोस हैं उसके। अचानक से शी विल डू समथिंग विच इज just going to make everybody just fall on the floors laughing। अब वो बोलती है इन्होंने मुझे अपना कोर्ट जस्ट समझ रखा है कि मैं इनको जो करूं मैं इनको आगे हंसाती हूँ। अरे भाई आप हंसाते हो, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। सो बहुत मतलब बट शी केप्ट इट लाइट हार्टेड विद दैट काइंड ऑफ इंटेंस लेवल दैट इज हैपनिंग। बीच बीच में थोड़ा सा आदमी हंस लेता है, रिफ्रेश हो जाता है, सब कुछ होता है। शी इज गॉट अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। संजू बाबा has got a very good sense of humor। There are a lot of other people। और किसके साथ काम करके थोड़ा तनाव हो जाता है कि बड़ा सीरियसली काम करते हैं? हंसी मजाक। लकीली मैंने सबके साथ एंजॉय किया। आई थिंक हम लोगों ने आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। अब मैं खुद थोड़ा सीरियस टाइप का आदमी हूँ, तो अगर मैं कोई सीरियस आदमी मिल जाता है तो उसके साथ भी मैं जेल कर जाता हूँ। फन वाले होते हैं तो उनके साथ मैं और भी जेल करता हूँ, क्योंकि मुझे उनके किस्से अच्छे लग रहे होते हैं तो मैं बैठ के सुन रहा होता हूँ।
और जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं उनको शायद मैं सुना देता हूँ 2-4 किस्से। बट या लकीली आई हैव बीन उस हिसाब से बीन फॉर्चुनेट कि मेरे साथ ऐसा कोई वो नहीं हुआ है जिसमें कि अरे यार इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ। आपने इतनी शानदार फिल्में, जैसे तनु वेड्स मनु की भी बात करूं, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, एक आपका माचिस का कैरेक्टर है, फिर आप मोहब्बतें वाले लवर बॉय हैं, इसमें एकदम ही आपका वो यूपी वाला लुक निकल कर आता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आपको किस में ज़्यादा कंफर्ट महसूस होता है? मतलब जो आप लवर बॉय प्ले कर रहे हैं, कोई विलन टाइप प्ले कर रहे हैं, थोड़ा पॉलिटिशियन टाइप प्ले कर रहे हैं, या आप हर रोल में सेट हो जाते हैं? ये कोशिश तो यही होती है कि आप हो जाएं सेट जो भी आपको रोल दिया जाता है, बट बहुत कम ऐसे रोल होते हैं जो आपको आपकी इमेज के अगेंस्ट मिलते हैं। नॉर्मल बेसिस पे जो आपकी इमेज उस टाइम पे बनी हुई होती है उसी के हिसाब से टाइपकास्ट करके आपके पास आते हैं। जो अगेंस्ट दैट टाइपकास्ट आए हैं वो कुछ रोल्स ऐसे हैं जैसे वेडनेसडे में लोगों को अचानक से ये रियलाइज हुआ कि यार ये आदमी एंग्री यंग मैन भी हो सकता है, एंग्री कॉप भी हो सकता है, अरे ये तो ये भी कर लेता है। तो मुन्ना भाई MBBS में जब मैंने वो जहीर का रोल किया तो अचानक से लोगों को लगा ये तो चॉकलेट बॉय था, ये तो इंटेंस भी कर लेता है। तो वहाँ से इंटेंसिटी शुरू हुई। तो हर बार मतलब ये चॉकलेट बॉय वो इमेज तोड़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ था बीच में? नहीं, कॉन्शियस डिसीजन था मेरा। मैंने एक टाइम पे 2-2.5 साल मैंने किया। मैं अचानक से 2-2.5 साल के बाद आए सिटिंग विद माय वाइफ एंड आई सेड कि यार देखो ये डे नाइट मैं काम कर रहा हूँ, रोज़ जाता हूँ, गाने करता हूँ, आ जाता हूँ, कोई सीन करता हूँ, आज क्लाइमैक्स किया, सेम ही सब कुछ चल रहा है। कुछ ये अभी तो ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा? फिर आप एकदम पक जाएंगे लोग और फिर बोलेंगे वो कहानी ख़त्म है, फिर हम बैठ जाएंगे। तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई कॉन्शियसली टुक अप फिल्म्स लाइक हासिल, लाइक मुन्ना भाई MBBS। यहाँ ऐसे नॉर्मल बेसिस पे भी ऐसी स्क्रिप्ट आती हैं, आप नहीं करते हो बिकॉज आपको अपनी दुनिया सही लग रही होती है। I consciously picked up these scripts. हासिल में तो गजबी और सबने बहुत अच्छा काम किया था। हासिल अलग ही लेवल की फिल्म थी वो। हालांकि शायद बॉक्स ऑफिस पे मुझे नहीं पता कितनी उस टाइम पे इतना नहीं, बट इट बिकेम अ कल्ट फिल्म दैट टाइम ओनली। इट वन ऑल द अवार्ड्स एंड बहुत मतलब उसको वो मिला था, रिव्यूज भी बहुत गजब के आए। बट इट कुड बॉक्स ऑफिस बिकॉज इट कुड नॉट गेट अ प्रॉपर रिलीज। It was released only in one theater in Bombay, that also in South Bombay, मराठा मंदिर और समथिंग में कोई एक शो था, ऐसा करके कुछ था, couldn't be released। आपकी लाइफ में कभी कभी तो ऐसा सुन के लग रहा है किस्मत ने बहुत साथ दिया है, कभी कभी ऐसा लग रहा है आपका स्ट्रगल भी रहा है कि मेहनत करो, भागो, पीछे पड़ो तब हुआ है। बॉलीवुड में जितने लोग आना चाहते हैं, मतलब ये जो रोल्स मिलते हैं, इसमें किस्मत का कितना पार्ट है, आपकी दोस्ती यारी रिश्तेदारी किसी से पहचान का कितना पार्ट है, और कितना आपकी मेहनत का पार्ट है, आपके टैलेंट का पार्ट है? चीज़ों का मिलना आई थिंक किस्मत होती है, वो जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसको सस्टेन करना मेहनत, पहले किस्मत, मिलने के लिए किस्मत लाके आपको वहाँ खड़ा कर देगी कि ये लो तुमको मौका दे दिया, उसके बाद आपकी मेहनत है टू सस्टेन इट। आई फील दैट्स व्हाट इज़ ट्रू इन लाइफ इन जनरल। तो वही है, आई थिंक आप देख सकते हैं आज ज़माना डिफरेंट हो गया है। आप अगर अभी किसी जगह पे मुझे कोई बता रहा था कि इफ़ लाइक आप हिट करते हैं X अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स ऑन दिस थिंग तो आपको कोई बहुत बड़ा रोल मिल जाता है एंड ऑल दैट व्हाटएवर। तो अभी कोई जनरली इंटरव्यू में ही कोई किसी की बात चल रही थी, तो दैट्स किस्मत एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि किसी ने देखा कि आपके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं और आपको उठा लिया किसी रोल के लिए। अब वहाँ जाके आप अपने आप को कैसे सस्टेन करते हैं, वो उस पर वो आपकी मेहनत पर नहीं। और असल में मुझे लगता है जो रियल स्ट्रगल का है वो आप लोगों के दौर का है, क्योंकि उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं है,
कुछ भी नहीं है। आज तो लोग रील से भी रोल मिल जाता है, काम मिल जाता है, चीजें हो जाती हैं। आज तो आपकी ऑडिशन आपके वो इंस्टा पे ही हो जाती है ना, आप किसी को बोलो कि अच्छा आपको ये चाहिए, आप देख लीजिए, मैंने सब कुछ किया हुआ है मेरे उसमें, देख लीजिए। तो it's true. I mean, it is much simpler today, I feel. But there is more pressure also. प्रेशर ऑल्सो। लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये कि पहले जो मुंबई पहुंचे, मान लीजिए वहाँ कोई आप किसी के प्रोडक्शन हाउस में गए और आप वहाँ पर अपना दावा पेश कर रहे हैं, तो आप ही हैं। अभी क्या है, मार्केट पूरा खुला हुआ है, पूरा खुला हुआ। पूरे इंडिया में टैलेंट दिख रहा है। मतलब जो फिल्म बना रहा है उसको किसी का इंतजार नहीं करना है, वो रील से भी किसी को हीरो बना सकता किसी है। को उठा सकता तो वो कंपटीशन बहुत बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। और उस टाइम पे 90% 95% लोग फौज में जाना चाहते थे। एटलीस्ट हम लोग जो पब्लिक स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हुआ करते, और आप तो जहाँ पंजाब से वहाँ तो जी बिल्कुल वही होता था कि आर्मी में या एयरफोर्स में या जो भी है, आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, डिफेंस सर्विसेज में जाना है, वही एक ड्रीम होती थी सबकी। और अब आई थिंक वो परसेंटेज शायद 1-2% ऐसे लोग रह गए हैं जो बोलते होंगे हमको फौज में जाना है, बाकी तो सब एक्टर ही बनना चाहते हैं। जिमी भाई ये भी बताइए, अगर आप एक्टर नहीं बनते तो क्या बनते, फिर आप भी फौज में जाते? नहीं, मैं फौज में नहीं जा पाया क्योंकि मैंने ट्राई किया था, मैं स्कूल अच्छा। में 2 बार एग्जाम दिया, मेरा कट ऑफ 75-80% होने के बावजूद भी बहुत, मैं पास नहीं था उन लोगों के। इतना कंपटीशन होता था टू गो इनटू द। आपको किस्मत ने एक्टर बनाना था। वो शायद किस्मत में लिखा था, और आज शायद ये भी किस्मत में लिखा था कि डिफेंस, फौजी और उस टाइप के रोल मुझसे बेटर कोई नहीं कर पाएगा। ये क्योंकि मुझसे सिंसियरली और ऑनेस्टली कोई नहीं कर पाएगा। मतलब घूम फिर के आपने फौज वाला काम तो कर ही दिया। जी हूँ, मैं करता रहता हूँ जब भी मेरे पास ऐसा कुछ आता है, क्योंकि वो अंदर से मेरे निकलता है। वो कमाल की चीज़ है ये भी। थोड़ा सा चूंकि आप लोगों को जब लोग देखते हैं, जो लोग स्ट्रगल करके और आउटसाइडर है, देखिए नेपोटिज्म की बहुत बात होती है, लेकिन उसमें मुझे लगता है फिर वही बात आती है जो अभी आपने बहुत खूबसूरती से कही कि किस्मत आपको मौका दे सकती है, फिर आपका टैलेंट है। नेपोटिज्म में भी मुझे लगता है यही है कि शुरुआती मौका आपको मिल सकता है कि आप फलाना के बेटे हैं, फलाना की बेटी हैं, इसके रिश्तेदार हैं, लेकिन आप चल जाएंगे तभी जब आप मेहनत कर सकते हैं या आपके अंदर टैलेंट होगा, आपको सस्टेन करना है। तो वो नेपोटिज्म की बहस में तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन क्या इंडस्ट्री में एज एन आउटसाइडर घुसना थोड़ा मुश्किल होता है? मतलब ऐसे ग्रुप्स टाइप बने हुए हैं क्या जिसमें आउटसाइडर्स के लिए जगह कम है? सर ये सब कुछ तो सालों से है। उस जमाने में वो कैंप्स बुलाया करते थे, उसके बारे में आपने सब मैगजीन्स और उसमें पढ़ा होगा कि मतलब वो हुआ करता था। मगर वो कैंप्स का ऐसा नहीं होता है कि बस हम यही हैं और हम इन्हीं के साथ काम करेंगे, वो उस टाइम पे हुआ करता था। अब तो इतने बड़े हो गए हैं प्रोडक्शन हाउसेस की, एक ही प्रोडक्शन हाउस में मतलब कितने लोग, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। बीच में क्रॉसओवर भी हो गया था, जो 2 लोग आपस में और अपने सिनेमा को लेके लड़ते रहते थे, राम गोपाल वर्मा और करण जौहर, वो आपस में मिल गए थे, फिर उनका भी कुछ प्लान बन गया था। तो वो आई डोंट नो, मैं आई हैव नेवर delved into all those things कि ये क्यों होता है और ये कैसे होता है। हम अपना अलग से चलते रहते हैं अपने रास्ते पे। हमको आप काम के लिए बुलाइए कुछ, जो बहुत मैंने तो बहुत नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव टुडे बिकम द टॉप डायरेक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, और आज भी सब दोस्त हैं और मिलते हैं। हम नई फिल्में होती हैं तो अगर कहानी में मेरे लायक कुछ नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम फिर भी मिलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, गप्पे मारते हैं। अच्छा आप बना रहे हो, अक्षय सर के साथ फिल्म बना रहे हो, गुड गुड, नाइस नाइस, तो कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। हम कॉफ़ी पी रहे हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं। डजंट मेक अ डिफरेंस कि अच्छा आप इनके साथ, आप खान साहब के साथ बना रहे हो या जो भी है, इसके साथ भी बात हो रही है, बट वी हैप्पी फॉर देम। एट द सेम टाइम हमको ये भी पता है कि जब अपने लायक कोई रोल होगा तो सबसे पहले हमको बुलाएंगे। तो इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो करियर बनाते या बिगाड़ते हैं, ऐसा भी होता है? नाम ना लीजिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? ईगो हर्ट हो गया, किसी के पर्सनल उसमें अगर जाएंगे, किसी के साथ हुआ हो तो मुझे नहीं आपके पता साथ है, नहीं हुआ? मेरे साथ, क्योंकि मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। और अगर मेरे साथ किसी ने किया होगा तो उसको समझना चाहिए कि वो ऊपर वाला है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, वही करता है मेरे लिए। आप हर बार ऐसे ही सोच के चलते हैं कि जो कर रहा है? पूरी ज़िंदगी मैंने ऐसे ही बताई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी माँ ने सिखाया था जो बोलते हैं लोगों को बोलने देना, अपना काम करते रहना, काम बोलेगा।
आप इंडस्ट्री में आउटसाइडर की तरह आए और आजकल तो बहुत सारे लोग जो मुंबई से नहीं है या किसी कैंप से नहीं है बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हिट हो रहे हैं। 99% लोग जो हैं इंडस्ट्री से नहीं हैं एंड दे आर ऑल डूइंग सो वेल। आप समझ रहे हो ना? एक आप किसी भी व्यक्ति- एक्टर को उठा के देख लीजिए, दे आर नॉट इन द इंडस्ट्री एंड दे आर ऑल डूइंग सो वेल। हाँ, और मतलब वो 100-100 करोड़ वाली फिल्में दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, कोई बिल्कुल। हल्की फुल्की फिल्में चल रही हैं। एक व्यक्ति जिसकी चर्चा बहुत हुई, सुशांत सिंह राजपूत, जिनको लोग नहीं भूल पाते हैं। आपके लिए वो इंसिडेंट एज एन आउटसाइडर कितना इफेक्ट करने वाला था, क्योंकि वो भी बाहर से आए, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, उनका अपना स्ट्रगल था। आप सुशांत से कभी मिले थे और वो इंसिडेंट आप पे कितना इम्पैक्ट डाला? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई नेवर मेट सुशांत, बट जो भी मैंने उनके बारे में देखा, बट यही एक बुरी चीज़ ये है कि पहले आपकी कोई जो है वो कदर नहीं करता है, फिर जब आदमी चला जाता है तो फिर आप फूल के हार चढ़ाने लग जाते हो। ये भी ज़िंदगी में आपने नोटिस किया होगा, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री का चक्कर नहीं है, हर जगह पे यही होता है। हम दूसरों को गालियाँ निकालते रहते हैं, हम दूसरों को ये करते रहते हैं, जैसे ही वो बंदा नहीं रहता है फिर अचानक से हम गुणगाने लग जाते हैं। तो हमारा कोई कैरेक्टर है कि नहीं है? आप समझ रहे हो? सो कोविड का दौर था और सारी चीज़ें जो कोविड के अंदर हो रही थी, एक तो उन सब चीज़ों का प्रेशर था। अचानक से जब ऐसी न्यूज़ आती है और ऐसी न्यूज़ पे न्यूज़, और फिर इरफान भाई का वो, और हर चीज़ में कुछ एंगल आ रहा है और ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आई फील दैट ये थोड़ा सा न्यूज़ को भी वो करने के लिए लोग फिर वो चले ही जा रहा है। फिर इतनी ज़्यादा मड स्लिंगिंग होनी शुरू हो जाती है कि घरों के अंदर आप घुस जाते हैं और उसके घर में जा रहे हैं। वो आई थिंक ये सब चीज़ें एक हद तक होनी चाहिए, और बट अभी क्या बोल सकते हो, हर इंसान का अपना पर्सनल होता है। पर्सनल, आई थिंक मे बी देयर फैमिली वाज आल्सो देयर, व्हाटएवर दे विल अलाउ। अभी बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी होते हैं जो बोल देते हैं कि इन दिस मोमेंट ऑफ क्राइसिस वी वांट privacy. They just shut it up over there and then scenario is ended over there. But there was a lot of mudslinging, a lot of things that happened. It was really sad because he was a very, I mean, seemed like a very talented boy, hardworking boy. And he was going good. I mean, there was no, ऐसा कुछ नहीं था. It's really और sad. कुछ दिन पहले ही उनकी एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी जिसने अच्छा काम भी किया था। जी जी जी। आप कभी, क्योंकि बॉलीवुड में ये कई लोग कहते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, बॉलीवुड में कई लोग कहते हैं कि वो मतलब डिप्रेशन के शिकार हुए। आपको कभी ऐसा दौर आया जब आप लो थे, डिप्रेस थे? नहीं, हर इंसान जो है वो लो होता है। देखिए, हम भी शुरुआती दौर पे इतने प्रेशर में रहा करते थे, अरे यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ऑल्सो एक और चीज़ ये होती है कि जब हम इंडस्ट्री से नहीं होते हैं तो हमारे को गाइड करने के लिए कोई नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे जो 95% लोग जो बाहर से आए हुए हैं, जो आज की डेट में इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कि उनके पास कोई गाइड करने के लिए नहीं था, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। उनमें से 80% के पास गाइड करने के लिए 100% कोई ना कोई रहा होगा। मुझे नहीं मिला कोई ऐसा, या मुझे जो बंदे मिले वो कर नहीं पाए। आप समझ रहे हो इनके ऊपर। या तो इसमें एक अच्छी चीज़ भी ये है कि किसी ने नहीं गाइड किया तो सारे डिसीजन हमने खुद लिए। अगर हमने सारे डिसीजन खुद लिए तो हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं तो फिर ठीक है, फिर जब यहाँ तक पहुँचे हैं फिर आगे भी देख लेंगे। खुद को खुद ही संभाला आपने? संभालना पड़ा, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बट दैट्स इट, दैट्स नाइस। मुझे लगता है सबका ही स्ट्रगल होता है, सबका ऐसा लो फेज आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचते हैं कि अरे यार ये किधर जा रही है, कोई कुछ बात कहीं से कोई बोल देता है, फिर वो आपको प्रेशर में ले आती है कि अरे यार उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने उसका कुछ भी नहीं किया था। तो ये प्रेशर सबके आते हैं, किसी एक आदमी का नहीं होता है, हमारी सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं है। ये जो खड़े हुए दरवाजे देख रहे हैं, ये भी बेचारे शायद रात भर सोए नहीं है, एक ये सोच के कि सुबह फ्लाइट है और एक ये सोच के कि रात को किसी ने क्या बोला। आप सोशल मीडिया पे आपके जो कमेंट्स वगैरह आते हैं वो सब पढ़ते हैं? जी, मैं पढ़ता हूँ। फिर उसका तनाव बीच लेते में हैं? कुछ मेरे को किसी ने कुछ बोला था कि थोड़े टाइम के लिए उसको हम थोड़ा सा बंद कर दें, वो जो डायरेक्ट मैसेजिंग, तो वो एक ऑन भी है और एक वो जो एक
प्राइवेट वाला सेक्शन होता है उसको थोड़े टाइम के लिए ऑफ भी किया है, क्योंकि कुछ थोड़ा सा गंदगी कभी फैलने लग जाती है तो आपको उसको वो कर देना चाहिए, क्योंकि मैं वो जाता नहीं हूँ उस गली में ज़्यादा तो दूर ही रहता हूँ। एक आखिर में आपके साथ जल्दी से हम रैपिड फायर राउंड करेंगे, कुछ छोटे छोटे प्रश्न और आपके छोटे छोटे जवाब। एक मूवी जिसको करने का आपको रिग्रेट है, अफसोस है। मेरे पास ऐसी बहुत हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत बार आपके साथ वादे किए जाते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, और आप फिर वो जब सेट पे पहुंचते हैं तब देखते हैं हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। मगर आप ये समझते हैं कि यार मैंने ये फिल्म साइन की है, मैंने कमिट किया है, मैं बैकआउट नहीं कर सकता हूँ, और फाइनली चेहरा मेरा ही आने वाला है तो लोग बोलने वाले हैं कि ये आदमी जो है ये नाटक कर रहा है। इसलिए सिंसियरली ऑनेस्टली अपना काम करो और आगे बढ़ो, आगे से इनके साथ कभी काम मत करना, ये दिमाग में सोच लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक फिल्म जिसको मना करने का आपको अफसोस है, जिसको आपने नहीं मैं अच्छा काम कभी नहीं छोड़ता हूँ। मेरे पास कोई फिल्म आती है उसमें 4 सीन ही होते हैं, लेकिन अगर वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लग रही होती है, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज लुकिंग गुड टू मी, वो मैं ज़रूर करता हूँ। एक नेता जिस पर कभी कोई बायोग्राफी बने तो आपका दिल है कि यार ये रोल तो मैं करूं। सिर्फ नेता की बात कर रहे हैं कि अभी सिर्फ नेता की कर। योगी बाबा। हाँ, मैं इंस्पायर होता हूँ योगी जी से बहुत। आई लाइक इट। क्या अच्छा लगता है उनमें? उनके, अब मैं कैसे आपको बताऊँ, जो उन्होंने करना होता है वो बोल के कर देते हैं, मुझे वो अच्छा लगता है, सिर्फ बोलते नहीं है, ये अच्छा लगता है। हाँ, और आजकल तो योगी मॉडल की चर्चा देश में होती है, ऐसा बिल्कुल लगता होती है, बिल्कुल होती है। है। आपको मॉडल पसंद है? मॉडल भी पसंद है, प्लस उनको उनके कैरेक्टर को परफॉर्म करने में एक अलग लेवल का चैलेंज है। चैलेंज होगा। अगर आप सिर्फ पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, आई वुड। आपका फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट नेता भी मुझे पता चल गया शायद अभी के लिए तो योगी जी हैं। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्टर्स तो बहुत रहे हैं, डिपेंड करता है कि वो इस टाइम पे मैं लेडी गागा का बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा फैन। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बेटर एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता है। और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में I've always loved Mr. Bachchan. I think he's been this thing. बाकी इरफान भाई, कमाल, नवाजुद्दीन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत बहुत पसंद है नवाजुद्दीन। पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छे हैं। So yeah, I think these guys are... मतलब आपने पेड़ों के आसपास डांस बहुत किया है, लेकिन आपको एक्टर सारे वो पसंद है जो रियल लाइफ मतलब थोड़ी उस तरह की एक्टिंग करते हैं। फेवरेट मूवी आपकी, मतलब फेवरेट भी बता मूवी सकते हैं। या तो मैं कहूँगा गॉडफादर या फिर कहूँगा अमेरिकन हिस्ट्री एक्स फॉर मी, विच वाज व्हाटएवर, और हिंदी में शोले और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इनसे हमारा बचपन जुड़ा हुआ है। अपनी कोई फिल्म फेवरेट नहीं है आपकी? नहीं, मेरी अगर पर्सनल फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी फिल्में, यहाँ मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है, उसके लिए बहुत जान पे खेल के बहुत सारी चीज़ें हमने की थी। आज अगर मुझे सुजू सरकार आके बोले कि वही चीज़ वापस करनी है, मैं नहीं करूँगा। उस एज में मैंने कर लिया, बट वो फिल्म बहुत करीब है मेरे दिल के। मेरी एक फिल्म थी शरीक, पंजाबी में, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और बहुत सारी ऐसी फिल्में, माचिस और मोहब्बतें तो हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेंगी, क्योंकि वहाँ से मेरी शुरुआत थी। तो वो तो उसकी तो एक एक इंसिडेंट, एक एक सीन मेरे दिमाग में, जहन में छपा हुआ है। और उसके अलावा हासिल हो गई, और ऐसी तनु मन्नू सीरीज, इनको करते हुए बहुत मज़ा आया, बिकॉज इसमें कोई किसी का सेल्फिश कोई वो नहीं था, बस बना दी। अब जैसे साइबी वी गैंगस्टर 1, बस ऐसे ही कुछ लोग इकट्ठे हुए और वो चले गए, और उन्होंने जाके एक पिक्चर बना दी। और
same Tanu with Manu, Anand Rai wanted to make this film with this thing. वहाँ गए, उन्होंने बना दी. Second onwards, कॉमर्स अलग लेवल पे गई. आपको खाने पीने का शौक है? खाने पीने का शौक है, बट मैं ग्लटनी नहीं करता हूँ. बड़ा डिसिप्लिन टाइप का वो. वही आपकी फिटनेस का राज. 3-4 महीने मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है कि यार मैं मिठाई नहीं खा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ. और अचानक से, हालांकि इतना मैं कंट्रोल करता नहीं हूँ, मैं 1-2 बड़ी हेल्दी वाली मिठाइयाँ खा लेता हूँ. हेल्दी वाली कौन सी मिठाई होती है, हमें भी बताइए भाई. कुछ चीज़ें लोग कहते हैं कि जैसे डार्क चॉकलेट बोला जाता है कि अच्छा होता है, और अगर वो डार्क चॉकलेट सी सॉल्ट वाला हो तो वो वर्कआउट से पहले बहुत अच्छा होता है. तो ये मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, ये मेरे को बस पता चला तो मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको ग्रैब कर लिया कि भाई ये तो मैं कर ही लूँगा. बट कई बार 3-3, 4-4, 6-6 महीने हो जाते हैं आप मीठा नहीं खाते हैं, और फिर किसी ऐसी जगह पे आप जाते हैं जहाँ की जलेबियाँ आपको बहुत पसंद हैं, फिर आप मंगवा लेते हैं और फिर आप 1-2 किलो जो है वो एक साथ खा जाते हैं, और उसके बाद आपको 6 महीने जलेबियाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो यानी आप जिम विम भी पूरा करते हैं? जिम जाते हैं आप? जी हाँ, मैं जो है वो या तो योगा, जैसे मैंने कई साल तक योगा किया, उसके बाद फिर अचानक से मेरे फेजेस होते हैं ये, डिपेंडिंग ऑन किसी एक पॉइंट पे जाके मोनोटोनस हो जाता है. जैसे योगा मैंने 3-4 साल लगातार योगा किया, फिर उसके बाद अचानक से मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो मैंने फिर अभी 1-2 महीने पहले वर्किंग आउट शुरू कर दी. उससे पहले मेरा दौर था रनिंग का, तो फिर मैं रनिंग करता था, मॉर्निंग में 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, कार्डियो काइंड ऑफ अ सिचुएशन. सो बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी एक्टिव. आई थिंक किसी टाइप की भी आप एक्सरसाइज कीजिए, चाहे वो योगा हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ ज़रूर कीजिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मगर एंड स्टोरी तो यही है कि अपार्ट फ्रॉम दैट 70% जो है वो ये होता है, जितना कंट्रोल कर लिया. नहीं, 70% अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप जितना भी वर्कआउट कर लें, अगर आप अपनी डाइट को करेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो उसका कोई फायदा जैसे वो कहते हैं ना कि जिम में 30% बॉडी बनती है और किचन में 70% 70% बनती है. दैट्स ट्रू. लेकिन बॉलीवुड में बहुत सारी बॉडी, मैंने सुना, इंजेक्शन लेके भी बनती है. ये बनती होगी, क्यों सिर्फ बॉलीवुड, क्यों हर जगह पे जो है वो लेते हैं लोग टेस्टोस्टेरोन एंड एवरीथिंग लाइक दैट. बट यू आर डैमेजिंग योर ओन सेल्फ. आई मीन यू हैव वेरी बिग साइड इफेक्ट्स ऑफ दोज थिंग्स. किसी के बाल चले जाते हैं, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का नहीं. ये यूथ को इसलिए समझना चाहिए क्योंकि जो बॉलीवुड में ले रहे हैं इंजेक्शन और बॉडी बना के फिल्में कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो तो समझ में आता है. लेकिन आप सोच के कि वो वैसी बॉडी हमेशा रखते होंगे और बिना किसी स्टेरॉइड और आई थिंक इट गोज पर प्रोजेक्ट वाइज. जब तक कि कोई इंसान बचपन से ही वैसा ना हो, जिसने नेचुरली अपनी फिजिक उस तरीके की बनाई हुई है. जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से, जो फिल्मों में नहीं है, मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जो बचपन से वर्कआउट करते आए हैं, तो उनको आप हमेशा उस टाइप की बॉडी में देखोगे. पर उनकी बॉडी बनने में टाइम लगा होगा. वो टाइम एक बार इंजेक्शन वाला थोड़ा जल्दी बन जाता है और जल्दी चला भी जाता है. जी, ये होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट के लिए उतना रिस्क ले लिया और आपने उसके लिए वो बॉडी बनाई और फिल्म आपने करी, वो कैरेक्टर प्ले किया, और उसके बाद आप अपने नॉर्मल उस पे आ गए. बट आप अगर रेगुलर बेसिस पे इन सब चीज़ों को कर रहे हो, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया एट ऑल. जिमी भाई, आखिर में एक एक वर्ड आपको बोलना है, मैं इनके नाम ले रहा हूँ. सलमान खान. सलमान भाई, दबंग. शाहरुख खान. सुपरमैन. आमिर खान. डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर. रणबीर. एनिमल. नरेंद्र मोदी. पीएम साहब हैं हमारे. राहुल गांधी. राहुल गांधी में और क्या बोलूँगा मैं. आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं? जितना लेना चाहिए उतना लेता हूँ. मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में इसलिए इंटरेस्ट लेता हूँ क्योंकि मेरे को कल को पॉलिटिशियन बनना है, ऐसा नहीं है. बट हाँ, जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए आपको चीज़ों को लेके,
उतनी डेफिनेटली रखते हैं। और मैं सबको बोलता हूँ कि प्लीज़ गो एंड कास्ट योर वोट, हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि वो बहुत, हर वोट ज़रूरी होता है। तो अपना वोट भी ज़रूर दीजिए, और राजनीति में इंटरेस्ट होना हो, रणनीति में इंटरेस्ट ज़रूर लीजिए। ज़रूर। रणनीति को ज़रूर देखिए, जो कि जियो सिनेमा पर आ रही है, और बहुत ही ज़रूरी भी है वो आपके लिए देखना, क्योंकि कई ऐसी कहानियां हैं बालाकोट पुलवामा से जुड़ी हुई जो अभी तक आपको नहीं पता है। और जिमी भाई कह रहे हैं कि वो जो बस 10-12 दिन में चीज़ें हुई हैं, वो देश के लिए बहुत ही अलग अनुभव होगा उसको जानने का, कि पर्दे के पीछे किन्होंने काम किया और कैसे काम किया। जिमी भाई, बहुत मज़ा आया बहुत आपसे अच्छा बात लगा, करके। बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आपके कुछ लोग पर्दे के पीछे बेहोश हो रहे हैं, आपका समय बेहोश ज़्यादा हो जा रहा रहे है, हैं। इसलिए हमें ये और पॉडकास्ट इनके खत्म वीडियोस करना वायरल हो रहे हैं। तो इसलिए हमें ये पॉडकास्ट खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी आपका। जल्दी फिर आएंगे सर। हाँ, फिर मजा जल्दी आएगा, आएंगे। बहुत और मजा आया। कुछ एक अलग लेवल पे करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम, कुछ और टॉपिक पे करेंगे। बिल्कुल। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।